हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमने बात किया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला था F इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, 3 इंटू एल माइनस वन माइनस 2J माइनस H, जहाँ पे L क्या था, नंबर ऑफ लिंक, J क्या था, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, H क्या था, हायर पेयर। आज इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैंने बुक एक उठाया है, बुक से क्वेश्चन उठाया है मैंने। तो यहाँ एक डायग्राम दिया है, 2-3 डायग्राम दिया है। ये मैं लास्ट वाला क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया है। देखो डायग्राम बहुत जरूरी है, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे डायग्राम बनाया है यहाँ पे, और डायग्राम बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसा बनना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। यहाँ कुछ ऐसा दिया है, ये इसको हैच किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद तो ये डायग्राम हमारा बन चुका है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो फॉर्मूला जो है उसमें क्या चाहिए हमको, फॉर्मूला में चाहिए नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट और हायर पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ लिंक्स हम काउंट करेंगे। नंबर ऑफ लिंक काउंट करने में हमको देखना है जितना फिक्स लिंक है उसको एक काउंट करना है। जितना भी फिक्स लिंक है सबको हम कंबाइंड नंबर एक देंगे। मतलब मान लेंगे जितना भी फिक्स है, चाहे कहीं भी हो, चाहे जैसे यहाँ इस डायग्राम में एक लिंक यहाँ फिक्स है, एक लिंक यहाँ फिक्स है, और भी कहीं फिक्स हो, सबको एक ही मानना है हमको। ठीक है, सारे फिक्स को हम एक नंबर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने नंबर दिया 1, ये वाला फिक्स है इसको नंबर दिया 1। अब ये पूरा एक प्लेट है तो ये तो एक ही लिंक है, इसको नंबर देंगे 2, ये 3, 4, पूरा ये भी पूरा प्लेट है, ये 5, ये भी पूरा प्लेट है, ये 6, 7, 8, 9 और ये भी पूरा प्लेट है, तो ये हो गया 10। मतलब यहाँ लिंक L की वैल्यू कितनी होगी, 10। ठीक है, अब नंबर ऑफ जॉइंट देखते हैं। नंबर ऑफ जॉइंट, ये फिक्स लिंक है और ऊपर एक प्लेट है, 2 ही लिंक है यहाँ पे, तो यहाँ नंबर ऑफ जॉइंट कितना होगा, 1 होगा, उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एक प्लेट है, एक लिंक है और एक लिंक यहाँ पे है, तो यहाँ नंबर ऑफ जॉइंट कितना होगा, यहाँ भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ भी एक लिंक है और एक प्लेट है, तो यहाँ नंबर ऑफ जॉइंट कितना होगा, यहाँ भी 1 होगा। सिमिलरली यहाँ भी एक प्लेट है, दोनों अलग अलग लिंक है, 2 लिंक है, तो ये कितना होगा, एक बाइनरी जॉइंट। यहाँ भी एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ भी एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ भी। देखो देखने में ऐसा लगता है 3 लिंक है, 1 2 3, लेकिन एक्चुअली पूरा एक प्लेट है ये, और ये एक लिंक है, तो 2 लिंक है तो कितना हो जाएगा, एक बाइनरी जॉइंट। यहाँ भी एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ भी एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ भी एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ भी एक बाइनरी जॉइंट। अभी काउंट करते हैं टोटल बाइनरी जॉइंट कितने हुए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से काउंट करते हैं। देखो दोबारा काउंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, गलती कभी हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। देखो एक बार गलती हो गया, ऐसे दोबारा भी काउंट कर लेना इसको ताकि गलती ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ हायर पेयर कोई है नहीं इसमें, तो H की वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितना होगा, F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। सारी वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा, 3L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 माइनस 1 माइनस 2 इंटू 11 माइनस 0, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 9 माइनस 22, तो ये क्या हो जाएगा, 27 माइनस 22 इक्वल टू 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी आ गई, ये 5 आ गई। ठीक है, तो ये ऐसे कैलकुलेशन इसका हो गया। ओके, अभी ऐसे ही और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, और भी क्वेश्चन वो देखते हैं बुक में। तो क्वेश्चन तुमको बुक में ही मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन तो आसान है, और थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन दिखा, ये बढ़िया क्वेश्चन दिखा है यहाँ पे बुक में, इसको हम लोग करते हैं, कैसे सॉल्व होगा इसको। पहले डायग्राम बनाते हैं।
फिक्स किया हुआ है, ये जो है यहाँ से एक लिंक फिक्स है, फिर यहाँ से इसको ऐसे जोड़ा हुआ है, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ा हुआ है, ये भी यहाँ फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये ऐसा कुछ लगाया हुआ है लिंक, एक सेमी सर्कुलर लिंक लगाया हुआ है, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर प्लेट टाइप स्ट्रक्चर है, ऐसा कुछ बनाया है, सेमी सर्कुलर प्लेट टाइप स्ट्रक्चर बनाया है। और फिर इसको जो है इधर से, ये इधर से कुछ ऐसा इसको फिक्स किया है यहाँ पे, इसको जो है इसको भी यहाँ ऐसे फिक्स किया है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ डायग्राम बनाया है, ओके। अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। डायग्राम हमारा बन गया, ऐसा कुछ डायग्राम है ये। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है देखते हैं। अगेन जैसे मैंने बताया कि जो जितने फिक्स लिंक है सबको एक नंबर दे दो, ठीक है। तो देखो फिक्स कहाँ है, यहाँ पे एक फिक्स है, एक यहाँ फिक्स है, एक यहाँ फिक्स है, एक यहाँ फिक्स है, सबको एक नंबर में दे दिया। ये सारे एक लिंक में काउंट होंगे। ये दूसरा लिंक, तीसरा लिंक, चौथा लिंक, ये प्लेट है तो इसको एक लिंक काउंट करेंगे, पाँचवा लिंक, छठा लिंक और सातवां लिंक। तो टोटल लिंक कितने हो गए, L=7। अभी जॉइंट काउंट करते हैं। तो यहाँ पे फिक्स लिंक और एक लिंक मतलब एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ पे ये दोनों लिंक मतलब यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट, अब यहाँ पे ये दोनों लिंक मतलब एक बाइनरी जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों लिंक एक बाइनरी जॉइंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये दो लिंक फिक्स लिंक के साथ, फिक्स लिंक को भी एक लिंक हम मानते हैं, तो फिक्स लिंक के साथ ये कनेक्शन है, उसको एक बाइनरी जॉइंट काउंट करेंगे। यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट, यहाँ पे ये दो लिंक तो एक बाइनरी जॉइंट, ठीक है। अभी ये जो सेमी सर्कुलर प्लेट है और ये जो रॉड है, इसके बीच में इसको हम बाइनरी जॉइंट में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो रोलिंग जॉइंट होता है, जैसे कोई रोलर व्हील है, अगर वो कहीं फ्लैट सरफेस अगर रोल कर रहा है, ठीक है, तो वो जो कॉन्टेक्ट होगा हमेशा एक पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है। और पॉइंट कॉन्टेक्ट को हम मानते हैं हायर पे, इसलिए इसको हम बाइनरी जॉइंट में काउंट नहीं करेंगे। चूंकि ये सेम सर्कुलर कॉन्टेक्ट है, रॉड से यहाँ कॉन्टेक्ट है, तो इसको हम हायर पेयर मानेंगे। मतलब H की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, ठीक है। और एक ही हायर पेयर है यहाँ पे, तो यहाँ मतलब बाइनरी जॉइंट कितना हो गया पहले गिन लो, 1 2 3 4, ये भी बाइनरी जॉइंट है, इसको नहीं गिना हमने, यहाँ भी बाइनरी जॉइंट है, 1 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब J की वैल्यू हो गई 8, और हायर पेयर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ H की वैल्यू हो गई 1। तो अभी यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, F=3L - 1 - 2J - H। 3L की वैल्यू हो गई 7 - 1 -2 × 8 - 1, कितना आएगा 3 × 6 - 16 - 1, 18 - 16 - 1, ये आएगा 1। मतलब यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ऐसे ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ जॉइंट हमको काउंट करना है, और काउंट करके बड़े आराम से हम इसको सॉल्व करके डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहे, बस हमको डायग्राम सही बनाना है और काउंटिंग सही करनी है। काउंटिंग ना हो तो 1 से 2 बार में कर लीजिए, ताकि गलती होने का चांस ना रहे, और उसका यूज करके बड़े आराम से हम निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू। बस हमको कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में ये हायर पेयर भी आ सकता है, तो हायर पेयर को ध्यान देना कि हायर पेयर को हम बाइनरी जॉइंट में ना काउंट कर लें। कहीं भी अगर क्वेश्चन में पॉइंट कॉन्टेक्ट दिख रहा है तो उसको हायर पेयर में ही काउंट करना है, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकता है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिफरेंट कंडीशंस भी हैं, ठीक है। जैसे हमने काइनेमेटिक चेन की कंडीशंस पढ़ी थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मान लो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आ रही है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 आ रही है, उस केस में F की वैल्यू 0 आ रही है, तो वो क्या बनेगा, फ्रेम स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, हमने काइनेमेटिक चेन की कंडीशन में भी क्वेश्चन किया था। मान लो ये 3 लिंक है, ये ट्रायंगुलर ऐसे लिंक बना हुआ है, 3 लिंक, ठीक है। यहाँ ऐसे जॉइंट है, तो अभी इसको हमने पढ़ा था, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर ही होता है। इस तरह का जो मैकेनिज्म होता है इसको फ्रेम स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। अब इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से प्रूव करते हैं हम लोग। इसमें नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3, L की वैल्यू हो गई 3, नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3, J की वैल्यू हो गई 3, हायर पेयर 0 है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू निकालो, F क्या हो जाएगा, 3 × 3 - 1 - 2 × 3 - 0, कितना आएगा ये, 3 × 2 - 2 × 3,
2 इंटू 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ जाएगी। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अपने आप 0 आ गई। मतलब कि जो कंडीशन में बताया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 है तो फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनेगा, वो हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे। वो पता है फ्रेम स्ट्रक्चर होता है और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू अपने आप 0 आ गई। ठीक है, तो ये कंडीशन को ध्यान देना है। सिमिलरली अगला कंडीशन क्या है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 0 ना के 0 से भी कम आ रही है, मतलब f की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आ रही है, -1 -2 -3 निगेटिव आ रही है, तब जो बनेगा, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको भी अभी एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 आ रही है तब जो बनेगा उसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अच्छा काइनेमेटिक चेन की मैंने बात की थी, तो काइनेमेटिक चेन होना भी ऐसा चाहिए कि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 ही है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 का मतलब क्या हुआ, मतलब आउटपुट मोशन हमको 1 मिलेगा, एक डिफिनिट और फिक्स मोशन मिलेगा। वही तो चाहिए हमको किसी मशीन में। किसी मशीन में क्या चाहिए कि जो आउटपुट मोशन हो वो डिफिनिट और फिक्स हो। ठीक है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन में मोशन हमको ना मिले। इसलिए कोई अगर काइनेमेटिक चेन है तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 3 4, मतलब कि आउटपुट जो है 1 से ज़्यादा आ गया, आउटपुट 1 से ज़्यादा आएगा, फिर वो कंस्टेंट चेन तो रह नहीं जाएगा, वो एक डिफिनिट या फिक्स आउटपुट नहीं रह जाएगा। आउटपुट 1 से ज़्यादा होगा फिर वो कंस्टेंट चेन नहीं रह जाएगा, उस केस में क्या बन जाएगा, वो अनकंस्टेंट चेन बन जाएगा। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 3 4 आ रही है तो वो अनकंस्टेंट चेन बन जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है, ये 5 लिंक है। ठीक है, तो यहाँ जो है नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एल की वैल्यू 5 हो गई। नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 5, जे की वैल्यू 5 हो गई, एच की वैल्यू 0 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एफ की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये हमको पता है, पहले भी पता, हमने कैलकुलेशन किया है कि ये अनकंस्ट्रेंट चेन ही है। ठीक है, अभी इसमें अगर इनपुट हम देंगे, मान लो यहाँ दूसरे लिंक, ये पहला लिंक हमने फिक्स कर दिया और दूसरे लिंक पे अगर हम इनपुट दें तो हमको पता नहीं है हमको आउटपुट कहाँ मिलेगा, चौथे में मिलेगा, पाँचवें में मिलेगा, तीसरे में मिलेगा, या हमको ये नहीं पता कि तीसरे और दूसरे पे दोनों पे इनपुट देंगे तो एक जगह आउटपुट मिलेगा, या कोई फिक्स इनपुट या फिक्स आउटपुट नहीं है, इसलिए इसको अनकंस्ट्रेंट चेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ओके, अभी एक और केस है रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम की। ठीक है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि नंबर ऑफ दोज मोशन विच आर नॉट द पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, वो मोशंस जो कि किसी मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है लेकिन उसको ज़बरदस्ती पार्ट बनाया गया है। ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको ज़बरदस्ती पार्ट बनाया गया है, उस तरह का जो मोशंस है उसको बोलते हैं रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। और उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है F = 3L - 1 - 2J - H, ये इतना नहीं रह जाता है, इसमें से -FR करना पड़ता है हमको। FR मतलब जो भी रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम मैकेनिज्म के अंदर हैं, जो अनडिजायर्ड पार्ट हैं, उसको माइनस करेंगे तब हमको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये जो एग्जांपल इस स्ट्रक्चर को देखो अगर, तो इसमें ये एक मैकेनिज्म है, ये लिंक 1 2 4 जो है ये टर्नरी पेयर जुड़ा है, और 2 में जो है एक स्लाइडिंग मोशन लगा के हमने एक स्लाइडर लगा के एक स्लाइडर यहाँ से लगा दिया है। तो डायग्राम देख के लग रहा है कि ये जो है ये मूव कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ स्लाइडर लगाया है हमने, तो स्लाइडर जो है ये अगर आगे मूव करेगा तो यहाँ से ये जैम कर देगा। ठीक है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, मतलब इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F की वैल्यू 0 आनी चाहिए। कैलकुलेट करते हैं, अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब L की वैल्यू 4 है। नंबर ऑफ जॉइंट कितना है, नंबर ऑफ जॉइंट 1 2, और स्लाइडिंग पेयर ये भी बाइनरी जॉइंट में ही आता है, 1 2 3 4, J की वैल्यू 4 है। अगर ये दोनों की वैल्यू हम पुट करके वैल्यू निकालें तो F की वैल्यू आएगी 1, जो कि गलत है, क्योंकि ये फ्रेम स्ट्रक्चर है तो F 0 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन सिंपली अगर हम ये फॉर्मूला यूज करके लगाएं, वैल्यू ऑफ सारी वैल्यू पुट करें, फॉर्मूला यूज करें, तो F की वैल्यू गलत आएगी। उस केस में हम गलती क्यों हो रहा है, क्योंकि हम गलत फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अनडिजायर्ड पार्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर सिंपल ट्राइंगल भी रहता है ये, तो भी ये फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है, इसको अलग से ये अरेंजमेंट करने की क्या जरूरत है। तो ये अनडिजायर्ड पार्ट है, ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो इसको हम हटाना पड़ेगा, तो इसको हम FR, मतलब यही एक अनडिजायर्ड पार्ट है, मतलब FR की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो मैंने बताया है इस केस में 3L - 1 - 2J - H - FR, अब इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जाके जब FR की वैल्यू हम रखेंगे 1, तो ये देखो यहाँ फॉर्मूला 3
इंटू 4 -1 -2 इंटू 4 माइनस लास्ट में -1 हमने किया है, तब जाके यहाँ एफ की वैल्यू 0 आ रही है और ये क्या बन जा रहा है, फ्रेम स्ट्रक्चर। तो इस तरह के भी कभी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा हमको एनालाइज करना पड़ेगा उसको, तब फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सीधे फार्मूला यूज़ करेंगे तो गलती हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसा किया है कि ये जो रॉड है, इस रॉड को थोड़ा बेंड कर दिया है। अब इस रॉड को बेंड करने से क्या होगा, अभी जो लिंक 2 है, लिंक 4 है, ये आराम से मूव कर सकता है आगे पीछे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको बेंड कर दिया है। तो बेंड करने में क्या होगा कि ये भी रिवॉल्व कर सकता है, ये भी सर्कुलर शेप बन गया ना, तो यहाँ से ये भी रिवॉल्व कर सकता है, 4 भी और 2 भी, तो अभी मोशन हो सकता है। तो इस केस में ये रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है, ये अनडिजायर्ड पार्ट नहीं है, ठीक है। इस केस में हमको एफ आर वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रिलेटिव मोशन हो जा रहा है। इस केस में एफ की वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि यहाँ मोशन हो रहा है और ये काइनेमेटिक चेन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ग्रबलर्स इक्वेशन या ग्रबलर्स क्राइटेरियन, ठीक है। तो ग्रबलर्स ने क्या किया कि जो कुर्ज़बैक इक्वेशन है, ग्रबलर्स क्राइटेरियन जो आया था वो सिंपल मैकेनिज्म के लिए आया था। अब सिंपल मैकेनिज्म में हायर पेयर तो होता नहीं है, तो ग्रबलर्स ने क्या किया कि एच की वैल्यू 0 पुट कर दी कुर्ज़बैक इक्वेशन में। अब अगर एच की वैल्यू हम 0 पुट कर दें कुर्ज़बैक इक्वेशन में, तो कुर्ज़बैक इक्वेशन क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू 3l - 1 - 2j - h। अगर यहाँ से h हटा दें हम, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू 3l - 1 - 2j, ठीक है। और हम सिंपल मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, हमको पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ f की वैल्यू 1 पुट कर दें हम, तो यहाँ से जो इक्वेशन बन के आएगा 3l - 1 - 2j - 4 = 0, इसी को हम बोलते हैं ग्रबलर इक्वेशन, ठीक है। अभी ग्रबलर इक्वेशन क्या होता है, इससे क्या मदद हमको मिलेगी, ग्रबलर इक्वेशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि जो सबसे सिंपलेस्ट मैकेनिज्म है, जो सबसे सिंपल मैकेनिज्म है, उसमें कितने नंबर ऑफ लिंक्स हमको चाहिए, ठीक है। जैसे अभी तक हमको ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ लिंक कितने चाहिए किसी भी सिंपल मैकेनिज्म में। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें इस फॉर्मूले को, तो देखो यहाँ पे 2j तो इवन नंबर है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे कर लें हम कि 3l, अगर 2j - 4 को इस साइड करें, 3l = 2j - 4 ये होगा। अब देखो यहाँ 2j + 4 होगा। 2j तो हमेशा इवन नंबर होगा, 4 ऑलरेडी इवन है, मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो इवन ही आएगा। मतलब 3l हम कह सकते हैं 3l की जो वैल्यू आएगी वो इवन नंबर आएगा, ठीक है। अब ये पता है हमको 3l अगर इवन होगा तो l भी इवन होगा, क्योंकि l अगर इवन रहेगा तभी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा। 3 के मल्टीप्लिकेशन में आप अगर देखिए 3 × 1 क्या होता है, 3 होता है, तो 1 क्या है, ऑड है। अगर 3 × 2 करें तो जाके 6 आता है, 6 इवन है, तो यहाँ 2 भी इवन है। मतलब अगर l की वैल्यू हमको लेनी है ताकि ये वैल्यू इवन आए, तो यहाँ l भी इवन होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि l की वैल्यू हमेशा इवन आएगी। अब l की वैल्यू अगर इवन आएगी तो l की वैल्यू इवन क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। लेकिन हमको पता है नंबर ऑफ लिंक्स जो है 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, दो लिंक से कभी एक क्लोज चेन नहीं बनेगा, कम से कम 3 लिंक चाहिए, ठीक है। दो लिंक से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये तो क्लोज चेन है नहीं, कम से कम 3 लिंक चाहिए, ठीक है। और 3 लिंक से जो हमको पता है कि ये फ्रेम स्ट्रक्चर बनेगा, काइनेमेटिक चेन नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब कि 3 लिंक भी काम नहीं करेगा। अब 3 से अगर और 3 ऑड है, 3 जो है 3 जो है इवन है भी नहीं, और कह चुका है कि l की वैल्यू इवन होनी चाहिए। तो 2 से बड़ा इवन नंबर क्या है, 4 है। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ लिंक जो है, अगर हम 4 यूज करें तो हम चेक भी कर चुके हैं, अगर 4 लिंक रहेगा उस टाइम वो काइनेमेटिक चेन बनेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट जो मैकेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ लिंक, मिनिमम नंबर ऑफ लिंक कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो ये l मिनिमम होता है। तो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर। इसमें 4 लिंक होते हैं और 4 टर्नी पेयर होते हैं, इसको बोलते हैं 4 बार मैकेनिज्म, ठीक है। तो उसी को हमको समझना है। नेक्स्ट जो है 4 बार मैकेनिज्म है, ये सिंपल 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है। 4 लिंक है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लिंक्स हैं और 4 टर्निंग पेयर है, ठीक है। तो अभी क्या है, यहाँ लिंक 1 को हमने फिक्स कर दिया है, 2 पे अगर इनपुट देंगे तो यहाँ 4 पे हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये फिक्स लिंक है, और इसके फिक्स के सामने वाला जो लिंक है इसको हम बोलते हैं कपलर या कपलिंग रॉड। एक तरह से ये दोनों लिंक का इनपुट और आउटपुट का कपलिंग कर रहा है, इसको कपलर या कपलिंग रॉड बोलते हैं, ओके। अब यहाँ एक चीज़ है,
अगर यहाँ इनपुट दे रहे हैं यहाँ आउटपुट मिलेगा, और चूंकि टर्नी पेयर है तो ये इसका रिवॉल्यूशन होगा, इसका भी और 2 का भी और 4 का भी। अगर कंप्लीट रोटेशन हो रहा है, किसी लिंक का पूरा रोटेशन हो रहा है, पूरा सर्कुलर रोटेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं क्रैंक। अगर किसी एक लिंक का पूरा रोटेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रैंक। और किसी लिंक का अगर पार्शियल रोटेशन हो रहा है, मतलब पूरा सर्किल नहीं कवर कर रहा है, केवल पार्शियल रोटेशन, यहाँ से जाके फिर वापस हो जा रहा है, ऐसा कुछ रोटेशन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रॉकर या लीवर। ठीक है, तो ये 4 बार मैकेनिज्म के अलग अलग इन्वर्जन्स हैं। इन्वर्जन क्या होता है कि अप्रूव, कि जैसे मैंने फर्स्ट लिंक फिक्स किया है तो यहाँ पे कुछ इनपुट और कुछ आउटपुट का रिलेशन आएगा। अगर यही दूसरा लिंक हम फिक्स करें तो यहाँ इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली चौथा लिंक हम फिक्स करें तो इनपुट आउटपुट चेंज हो जाएगा। ऐसे हम डिफरेंट लिंक को अगर फिक्स करें तो मैकेनिज्म चेंज होगा, मशीन चेंज होगा, आउटपुट अलग आएगा, इनपुट अलग आएगा, तो ये चेंज हो रहा है, इसी को हम इन्वर्जन बोलते हैं। तो 4 बार मैकेनिज्म का बेसिकली 3 इन्वर्जन है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, डबल क्रैंक मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों में फुल रोटेशन होगा, इनपुट में भी और आउटपुट में भी, इसको हम बोलेंगे डबल क्रैंक मैकेनिज्म। दूसरा है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, मतलब इनपुट या आउटपुट में से किसी एक का फुल रोटेशन होगा और किसी एक का केवल पार्शियल रोटेशन होगा, उसको हम बोलेंगे क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। थर्ड है डबल रॉकर मैकेनिज्म, मतलब इनपुट और आउटपुट में से किसी एक का, इनपुट और आउटपुट दोनों का जो है, दोनों का क्या होगा दोनों का पार्शियल रोटेशन होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे डबल रॉकर मैकेनिज्म। तो ये हो गया 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रासफ लॉ। ग्रासफ लॉ क्या होता है? ग्रासफ लॉ जो है 4 बार मैकेनिज्म के लिए ग्रासफ लॉ है। क्या कहता है ये? फॉर द कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन इन 4 बार मैकेनिज्म एटलीस्ट 1 क्रैंक, मतलब कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन इन 4 बार मैकेनिज्म, उसके लिए क्या कंडीशन है? S प्लस एल इज लेस देन और इक्वल टू P प्लस क्यू। अब यहाँ S क्या है? S जो है 4 बार मैकेनिज्म में 4 लिंक है, उन सब में सबसे छोटा लिंक है, मतलब S जो है शॉर्टेस्ट लिंक है, L क्या है? लॉन्गेस्ट लिंक है, और P Q क्या है? जो बाकी 2 बचे हुए लिंक है वो P और Q है। ठीक है, तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा, S प्लस एल इज लेस देन इक्वल टू P प्लस क्यू, तभी जो है मैकेनिज्म में कॉन्टिन्यूअस रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, तो ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है 4 बार मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस लॉ का यूज करके हम बता सकते हैं कि रिलेटिव मोशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग कंडीशन है। अगर S प्लस एल की वैल्यू मान लो P प्लस क्यू से, अगर जैसे 2 कंडीशन में यहाँ बन रहा है कि लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। मान लो S प्लस एल की वैल्यू P प्लस क्यू से अगर कम है, अगर लेस देन है, तो मतलब लॉ सेटिस्फाई है, ग्रासफ लॉ सेटिस्फाई है। उस केस में अगर हम S को फिक्स कर दें तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा। शॉर्टेस्ट लिंक को अगर फिक्स करें तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा हमेशा। अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो है फिक्स लिंक के बगल में है, फिक्स नहीं है लेकिन फिक्स के बगल में है, तो फिर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर शॉर्टेस्ट लिंक जो है फिक्स नहीं है लेकिन कपलर है, कपलिंग रॉड बनाया गया शॉर्टेस्ट लिंक को, उस केस में डबल रॉकर मैकेनिज्म बनेगा। ठीक है, तो ये पहला केस होगा जब S प्लस एल की वैल्यू P प्लस क्यू से कम हो, तो इस तरह का इन्वर्जन हमको मिलेगा। सिमिलरली S प्लस एल की वैल्यू अगर P प्लस क्यू के इक्वल टू है, बराबर है, दूसरा केस क्या है? बराबर भी हो सकता है। अगर बराबर है उस केस में 2 मैकेनिज्म मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला है पैरेललोग्राम लिंकेज, दूसरा है डेल्टॉइड लिंकेज। ठीक है, पैरेललोग्राम लिंकेज क्या होता है? पैरेललोग्राम को पता है कैसे बनता है? जो पैरेलल साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड होते हैं, इक्वल होते हैं। तो शॉर्टेस्ट लिंक ये दोनों इक्वल हैं, और लॉन्गेस्ट दोनों इक्वल है। इस केस में S प्लस एल और S प्लस एल दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, तो यहाँ से S प्लस एल इक्वल टू P प्लस क्यू ये इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम लिंकेज है, ये हमेशा डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनता है, मतलब यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों का पूरा फुल रोटेशन होगा, इसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं। दूसरा डेल्टॉइड लिंकेज है, इसमें हमने क्या किया है कि शॉर्टेस्ट लिंक और शॉर्टेस्ट लिंक को जोड़ दिया है। जैसे यहाँ शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट जोड़ा गया था, यहाँ भी शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट ये दोनों सब लेंथ बराबर है, बट यहाँ शॉर्टेस्ट और शॉर्टेस्ट का कनेक्शन हमने कर दिया है यहाँ पे, और लॉन्गेस्ट को यहाँ पे कनेक्शन कर दिया है। ठीक है, इस केस में अगर शॉर्टेस्ट लिंक को हम फिक्स करें तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म बनेगा, और अगर लॉन्गेस्ट लिंक को हम फिक्स करें तो क्या बनेगा? क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म बनेगा। तो इसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड लिंकेज। ओके, उसके बाद एक और केस है, ये केस हालांकि इसमें तो ग्रासफ लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर S प्लस एल की वैल्यू P प्लस क्यू से ज़्यादा आ जाए तब तो यहाँ लॉ सेटिस्फाई करेगा नहीं, इस केस में लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको हम बोलेंगे डबल रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है,
ओके, मतलब एस प्लस एल अगर पी प्लस क्यू से बड़ा हो जाता है तो इस केस में लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो एक्चुअली तो रिलेटिव मोशन होगा नहीं। फिर भी अगर क्वेश्चन आ रहा है कैसा रिलेटिव मोशन होगा, तो डबल लॉकर होगा, उसके अलावा कोई और मोशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेसफ लॉ का यूज करके हम बता सकते हैं 4 बार मैकेनिज्म में कैसे इनपुट आउटपुट कैसे बैलेंस होगा और किस तरह का मोशन होगा। ठीक है, थैंक यू।